साइंस आज इतनी आगे बढ़ गई है, वैसे ये इंडिया करा भी सकता है क्योंकि आज की डेट में क्लाउड सीडिंग से बारिश कराई जा सकती है। लेकिन भाई वो डिटेक्ट हो जाएगा कि क्या क्लाउड सीड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप ये करें, आज की डेट में आप सैटेलाइट भेजें, सुपारको को काम पे लगा दें, भगवान के लिए, अल्लाह के लिए। सुपारको काम पे होगा, वो पहले ही बता देगा कि भाई ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इंडिया कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप सैटेलाइट तो भेजें। आपने सैटेलाइट भेजने की जगह टेररिस्ट भेजना शुरू कर दिया है। हम और आप अखंड हैं जब तक आप सरसों का साग और बाजरे की रोटी खाएंगे। हम और आप अखंड हैं जब तक आप अपने साग में मक्खन डाल के खाते रहेंगे। हम और आप अखंड तब तक रहेंगे जब तक आप अपनी धरती को पंजाब कहते रहेंगे, और जब तक आप वहां की नदी का नाम जो है वो व्यास और जो भी है, इंडस, सिंधु, जो भी कहना चाहे। कैसे लेना देना नहीं है भाई, सारा लेना देना इसी से। कश्मीर आपको लेना है, हमको देना है, या कश्मीर आपको देना है, हमको लेना है। लेने देने का खेल है पूरा, कह रहे हैं हमको लेना देना नहीं है। कौन है वो सज्जन, उनसे हमें मिलाई भाई, सारा लेने देने का खेल है। आपको ये समझना है कि भाई ठीक है ना। अभी हमारे यहाँ बड़ा बवाल हो गया था कुछ उसके श्लोक पे लेकर के, एक हिंदू और एक मुस्लिम नेता निकले, उन्होंने पब्लिक में रामचरितमानस जला, किसी ने कुछ नहीं कहा, लोग अपने घर में सो रहे थे आराम से। देखिए होता यह है कि आपको समझना पड़ेगा, ये जो यूरोप है वो आपकी सेंसिटिविटी जलाने के लिए नहीं जलाता, रामायण को, कुरान को। वो आपके लिए नहीं जलाता, वो अपने लिए जलाता। फिर वही दृष्टिकोण की बात, इसको समझिएगा, आपके दर्शकों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। होता यह है कि इनको खाली आप बताएं कि भाई रिलीजन आपका अपना मैटर है, रिलीजन को नहीं छोड़ना, अल्लाह मियां से प्यार नहीं छोड़ना, लेकिन अब आप चले कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस की ओर। दुनिया में मुनाफिकत मत करें, क्योंकि अल्लाह ने कहा है जो मुनाफिक होता है वो सबसे बड़ा गुनाहगार है। अगर आप चाहते हैं डेमोक्रेसी, तो फिर आप ट्रू डेमोक्रेसी जाइए, जो कि यूरोप के रास्ता है, यूरोप का रास्ता है। अगर आप चाहते हैं इस्लाम, तो फिर ट्रू इस्लाम पे जाइए, जो अफगानिस्तान का रास्ता है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले तो आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया कि आप मेरे काम को, मेरी एफर्ट को पसंद करते हैं। लेकिन अभी तक अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक मिश्रा भाई, बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं, पीएचडी हैं। इनसे हम आज बात करेंगे कि जो पाकिस्तान में इस टाइम सिचुएशन है, खबर के मुताबिक दोबारा फ्लड आने के मतलब चांसेस हैं। इसके अलावा इनसे ये बात करेंगे कि इंडिया के मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने बोला है कि आने वाले टाइम में इंडिया में फ्यूल 15 रुपीज पर लीटर होने वाला है। ये एक शॉकिंग न्यूज है हमारे लिए भी, शायद इंडियंस के लिए भी। इसके ऊपर बात करेंगे क्या ये पॉसिबिलिटी है। और भी बहुत सी चीजें हैं, कुरान बर्निंग का जो इशू हुआ उसके ऊपर बात करेंगे कि क्या मुसलमानों की वजह से ऐसे वाकयात होते हैं या मुसलमानों को टारगेट बनाया जाता है। इन चीजों पर बात करेंगे। सर कैसे हैं आप। थैंक यू शोएब जी, एज यूजुअल आपके शो पे आके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम आपके फैन भी हैं, सब्सक्राइबर भी हैं, और आपके साथ बात भी कर रहे हैं, तो इट्स सच अ नहीं नहीं, प्रिविलेज। आप सब्सक्राइबर कह और सकते हैं आप, लेकिन फैन नहीं कह सकते। देखें, जिसका नॉलेज ज्यादा हो वो कम नॉलेज वाले को का फैन हो नहीं सकता। मैं इस चीज को नहीं नहीं, मानूंगा। नॉलेज आपको, देखिए नॉलेज बड़ी रिलेटिव। मेरी गाड़ी खराब हो जाए जी जी। और मैं पीएचडी में क्या कर लूंगा, मुझे कोई नॉलेज नहीं है। नॉलेज बड़ी छोटी सी चीज है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जब अभी जर्मनी में था या कजाकिस्तान में था, तो मेरे स्टूडेंट ने कहा सर आप पीएचडी, आप इतना जानते हैं, आप इतने नॉलेज वाले हैं, कैसे इतना जानते हैं। मैंने कहा मैं कजाकिस्तान में इलिटरेट हूँ, क्योंकि ना मैं वहां की भाषा लिख सकता हूँ, ना पढ़ सकता हूँ, ना मैं वहां पे कुछ कह सकता हूँ। सब बड़ा ना रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है। कोई पढ़ा लिखा नहीं भैया, सबसे अच्छी चीज है जो बोले ढाई आखर प्रेम के, दुनिया में सबसे विद्वान वही आदमी है, बाकी सब मेरे नजर में बेकार है। तो आपके हम बहुत बड़े प्रशंसक हैं, फैन हैं, बिकॉज जो काम आप कर रहे हैं उसकी अपनी एक अलग जगह है भाई। उसके लिए तो आप जो सच है बोला। मैं आपको एक और बात बताऊं, मेरा बड़ा अच्छा स्टूडेंट है एक, वो कई साल पहले मैंने उसको पढ़ाया था, आज से 6-7 साल पहले। तो उसने मुझे एक दिन फोन किया, भूले बिसरे बहुत दिन बाद। उसने कहा कि सर आप पाकिस्तान में क्या कर रहे हो। मैंने कहा मैं पाकिस्तान गया ही नहीं। उसने कहा मैंने आपको शोएब चौधरी के टीवी पे, यूट्यूब चैनल पे देखा। मैंने कहा अच्छा हाँ, मैंने अभी तो उनको दिया था इंटरव्यू। तो बोले कि सर मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, उनकी कोई भी, तो मैं रिलीजियसली फॉलो करता हूँ उनको। तो मैं उस स्टूडेंट का नाम आपके चैनल पे ले देता हूँ, ताकि जब वो ये सुनेगा, बिल्कुल वो सुनेगा ही, तो उसको भी खुश लगे। सो अर्जुन, मैंने आपकी बात शोएब तक पहुंचा दी है कि आप शोएब के बहुत बड़े फैन हैं।
थैंक यू अर्जुन शोएब। भाई को मैं भी मैसेज देना चाहता हूं कि अगर वो हमारे शो पे आना चाहें, जैसे वो हमें डेली बेसिस पे अगर देखते हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि ऑडियंस जो हमें डेली बेसिस पे देखती है वो क्या सोचती है कि हम जो काम कर रहे हैं कि इसका फायदा है या नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो सकती हैं या नहीं हो सकती, काम में किस तरीके से हम बेहतरी ला सकते हैं। सर आप भी अगर उन्हें रिक्वेस्ट करिएगा, उन्हें बल्कि ऑर्डर करिएगा, आपके तो स्टूडेंट हैं, अगर वो शो पे आना चाहें तो मोस्ट वेलकम। तो स्टार्ट करें सर। बिल्कुल, आपका मैसेज पास हो जाएगा उनको। ओके स्टार्ट करें जी सर। आपका मैसेज उनको दे दिया जाएगा। जी जी। चलें। ठीक है सर, मैं सबसे नेशन पहले, फर्स्ट आप कुछ बोले थे। ठीक है सबसे पहले मैं अभी जो भी शो पे आते हैं, इस प्रोग्राम में आते हैं, उनसे एक मासूमाना सा सवाल करता हूं कि उनके लिए जो भी है, उनके लिए नेशन फर्स्ट है या रिलीजन फर्स्ट है, आप इसका क्या आंसर करेंगे? देखिए, रिलीजन और नेशन में अंतर क्या होता है, इसको आपको समझना पड़ेगा ना। हमेशा आपका नेशन ही फर्स्ट होता है, क्योंकि नेशन से ही रिलीजन निकलता है, आपको समझना। हालांकि कई फिलॉसफी है, जैसे हमारे यहाँ जो नेशन है और आपका जो हमारे यहाँ जो कंसेप्ट ऑफ रिलीजन है, और जो अब्राहमिक फेथ जिनको हम कहते हैं, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और यहूदिज्म, हमारे यहाँ इनको कहते हैं अब्राहमिक फेथ, क्योंकि ये अब्राहम जो है अलैहिस्सलाम, उनसे शुरू हुआ जी। और फिर कई पैगंबर उसमें आए और जुड़ते चले गए। तो अब्राहमिक फेथ में आप अगर रिलीजन फर्स्ट कहते हैं और नेशन फास्ट बाद में कहते हैं, तो कई बार जो लोग उस इलाके के बाहर के जब कन्वर्ट होते हैं, तो वो अपनी जमीन के कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं, आप शोएब भाई से प्रभावित होकर मैं मुसलमान बन जाऊं, ठीक है, तो अब शोएब भाई कहेंगे कि भाई गजवाए हिंद तो है, होना है। अब मैं इस कॉन्फ्लिक्ट में आ गया कि मैं अपने रिलीजन के लिए जाऊं या मैं अपनी धरती के लिए जाऊं, क्योंकि मेरी धरती कहती है कि जो बाहर से आए उससे लड़ो। गजवाए हिंद अगर मुझे मानना होगा तो मैं अपनी धरती के साथ गद्दारी कर दूंगा। और अगर मेरी वो रिलीजन में अगर आस्था होगी, तो मैं कॉन्फ्लिक्ट में आ गया। तो इसका एक ऐसे, हमारे यहाँ क्या हुआ कि जब भगवान प्रभु राम जो थे, वो जब लंका जीत गए, मतलब रामायण में जब उन्होंने हरा दिया रावण को, तो उनसे लक्ष्मण ने पूछा कि भाई आप ये बताइए कि ये तो आप उसको जीत चुके हैं, क्या नाम है, लंका को, तो आप पूरा यहीं पे रुक जाइए। अब आप वहां क्या करेंगे जाकर के, क्योंकि ये तो सोने की लंका है, तो आपके लिए तो इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो तब जो हमारे, जो हम लोग मतलब जिसे हम आइडियलाइज करते हैं, उन्होंने ये कहा कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि च गरीयसी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि भाई अगर जो मेरी मेरी लैंड है, मेरा जो जमीन है, वो स्वर्ग से भी बड़ा है। मेरी माँ और मेरी जमीन, ये स्वर्ग से भी बड़ी है। ये हमारी फिलोसफी है, इसमें सही या गलत की बात नहीं हो रही है, ये को ध्यान रखिएगा। ये दिस इज नॉट कि मैं सही हूं या आप सही हैं, ये वाली इसमें उत्तर नहीं आ रही है। क्वेश्चन ये कि हमारे यहाँ जो रहता है कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि च गरीयसी, ये कहने का इसका ये मतलब है कि माँ और भूमि, इससे बढ़कर कोई नहीं होता, कोई भी नहीं होता। तो हम लोग इसको मानते हैं कि आपको अगर मान लीजिए वहां जाना है, क्या नाम है, कोई और आपके एम्बिशंस हैं, तो वो आपको मुबारक हो। लेकिन हमारे यहाँ जो है, माँ और मातृभूमि, क्योंकि माँ और मातृभूमि में अंतर नहीं होता। माँ भी आपको अपने, जब आप उसके माँ के पेट में होते हैं, जो वो खाती है वही आप खाते हैं। फिर जब आप पेट से बाहर निकलते हैं माँ के, तो अपना दूध पिलाती है, अपने अपना अपना जीवन देके आपको वो बड़ा करती है। वैसे ही धरती माँ है, हम उसका सीना चीरते हैं, उससे फल लेते हैं, वो क्या नाम है, अन्न लेते हैं, पानी लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, सब कुछ तो यही देती है हमें। तो हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है। तो अगर मान लीजिए मेरा रिलीजन ये कह रहा है कि तुम्हें इस धरती की पहचान को मिटा देनी है, तो हम क्या करें बताइए। तो हमारे यहाँ पे यदि हमारे वेद में भी कुछ ऐसा कहा गया है जो मेरी धरती के अगेंस्ट में होगा, हम वो नहीं मानेंगे। अच्छा सर, इसीलिए जब आप कहते हैं रिलीजन, यहाँ पे एक पॉइंट आता है, मैंने सॉरी आपकी बात को काटा, लेकिन जब गजवा हिंद की बात की जाती है, यानी आपके वहां पे, तो कुछ लोग यहाँ पाकिस्तान में ये कहते हैं कि इंडिया वाले भी तो अखंड भारत की बात करते हैं, तो फिर मतलब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस बताइएगा। अखंड भारत मेरे ख्याल से यूनिटी को का एक सिंबल है, जो मेरे ख्याल से सिंबल तो। अखंड जी तो जी। अभी भी है ना। अखंड भारत तो अभी भी है। आप दूसरे देश के हैं, ठीक है, आप जरा ईरान के किसी एक आदमी को बोलिए कि आपसे बात करें, रैंडम,
वो आपसे बात कर लेगा? ईरानी किसी को बुलाइए, वो तो फारसी बोलेगा और आप उर्दू बोलेंगे। जरा चीनी को बुला लीजिए, बोलिए कि भैया आ जाओ हमारे बेस्ट दोस्तों, जरा हमारे यूट्यूब पे आकर के जरा कुछ बोल के जाओ, ना आप समझेंगे ना वो समझेंगे। हम आपको क्यों समझ, कल्चर क्या होता है? कल्चर होता है भाषा, भोजन, कपड़ा, और हमारे कुछ जो ट्रेडिशन होते हैं। आपकी भाषा क्या है, जिसको आप उर्दू कह रहे हो, बेसिकली उसमें 70 से 80% जो वर्ड्स हैं वो संस्कृत के हैं। ये आपके भी स्कॉलर मानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। तो हमारी आपकी भाषा एक है, आप उसको नाम अलग दे दो। जैसे आप उर्दू, अभी आपने जो मुझे मैसेज किए थे वो लिखा उर्दू था, और स्क्रिप्ट यूज की थी रोमन। जी बिल्कुल। आपने रोमन यूज में लिखा ना, HE, अभिषेक भाई आप कैसे हैं, AAP। ये तो आप अलिफ बेते से नहीं यूज किए, ना क ख ग यूज किए, आप यूज किए रोमन स्क्रिप्ट और लिखे उर्दू। और हम उसको समझ गए, क्योंकि आप देखिए मजे की बात देखिए, आप रोमन स्क्रिप्ट लिख करके उर्दू लिखे, और हम रोमन स्क्रिप्ट पढ़ के हिंदी समझे। जबरदस्त। आप समझ रहे हैं, आपने मैसेज उर्दू में भेजा और हमने उसको हिंदी में समझा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप बताइए, हम लोग कल्चरली एक है। आप पॉलिटिकल सेपरेशन ले सकते हैं, आप अपनी माँ से ये कह सकते हो हम तुमसे कोई मतलब नहीं रखते हैं, अब हम अपनी कहीं और जा रहे हैं। लेकिन वो माँ से आपका नाता कभी नहीं टूट सकता, क्योंकि वो माँ होती है। आप समझ रहे हैं? आप अपने परिवार से नाता नहीं तोड़ सकते। आपके शरीर का जो जेनेटिकल इंजीनियरिंग है ना, वो उसकी वो माँ से ही आते हैं। तो डीएनए चेंज नहीं हो सकता ये, बात कहने, शॉर्टली कहा जाए तो डीएनए चेंज नहीं हो सकता। एग्जैक्टली तो आप हमसे पॉलिटिकल सेपरेटेड है, कल्चरली हम अखंड हैं, अखंड रहेंगे जब तक कि आप अपनी भाषा को अरबी बना दें, तुर्की बना दें, फारसी बना दें। जब हर आदमी वहां पे तुर्की फारसी बोलने लगेगा, हमारा आपका कल्चर टूट जाएगा। हम और आप अखंड हैं जब तक आप लस्सी पिएंगे। हम और आप अखंड हैं जब तक आप सरसों का साग और बाजरे की रोटी खाएंगे। हम और आप अखंड हैं जब तक आप अपने साग में मक्खन डाल के खाते रहेंगे। हम और आप अखंड तब तक रहेंगे जब तक आप अपनी धरती को पंजाब कहते रहेंगे, और जब तक आप वहां की नदी का नाम जो है वो व्यास और जो भी है, इंडस, सिंधु, जो भी कहना चाहे, हम अखंड रहेंगे। आपने पॉलिटिकल फॉर्म चेंज कर लिया ना भाई। बिल्कुल। और इसकी एक बेस्ट एग्जांपल ये भी है कि 75 साल से हमारी 4 जंगें भी हो चुकी हैं। रोज मैं ये समझता हूँ डेली बेस पे कोई ना कोई स्टेटमेंट कभी यहाँ से कभी वहां से ऐसी आती है जिससे कह लें कि फासले बढ़ते हैं। लेकिन फिर भी आज अभिषेक भाई यहाँ बैठे हैं इंडिया से, और पाकिस्तान से सुहेब बैठा है। डेली बेस पे इंडिया से बहुत से लोग पाकिस्तान की न्यूज को देखते हैं, पाकिस्तान से बहुत से लोग इंडिया की न्यूज को देखते हैं। इसका मतलब यह है कि हम जितनी भी नफरतें बढ़ जाएं, जितने भी इख्तलाफात बढ़ जाएं, जितने भी इश्यूज बढ़ते जाएं, हम कहीं ना कहीं जुड़े हैं और शायद जुड़े रहेंगे। आप इसे एग्री करते हैं कि मतलब कुछ लोग ये कहते हैं हमें लेना देना नहीं, मैं ये समझता हूँ चाहे लेना देना है या नहीं इंडिया वालों को या पाकिस्तान वालों को, लेकिन जुड़े रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है ये कभी अलग हो नहीं सकते। नफरतें बढ़े या मोहब्बतें, लेकिन अलग नहीं हो सकते। कैसे लेना देना नहीं है भाई? सारा लेना देना इसी से। कश्मीर आपको लेना है हमको देना है, या कश्मीर आपको देना है हमको लेना है। लेने देने का खेल है पूरा। कह रहे हैं हमको लेना देना नहीं है, कौन है वो सज्जन? उनसे हमें मिलाई भाई, सारा लेने देने का खेल है। आपको ये समझना है कि भाई आप अब देखिए, लड़ाई सबसे ज्यादा जो होती है ना, वो अपने सगे भाई से होती है। अगर वो दुश्मन हो जाए, सबसे भयंकर लड़ाई वही होती है। आप समझ रहे हैं? तो बाकी दुश्मन का तो आपको पता रहता है यार, ये दुश्मन है। भाइयों की दुश्मनी सबसे ज्यादा चलती है। लेकिन जर्मनी भी टू डिवाइड हुआ, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी यूनिफाइड हुआ। हम बिल्कुल। पॉलिटिकल यूनिफिकेशन की बात नहीं करते। हम कहते हैं कि जो आपके बानी जिन्ना ने कहा कि एक समय अमेरिका और कनाडा बनेगा, वो भी अखंड भारत कह रहे थे, तो उनको डांटो ना भाई, हमें क्यों डांट रहे हो? जो आदमी कह रहा है कि हम आपके बानी है, वो वही है टू नेशन थ्योरी के प्रणेता। और आपको जो है कि आपके बाबाए कौम ही कहते हैं शायद उनको। जी तो बाबाए कौम ये कह रहे हैं कि हम तो अमेरिका और कनाडा बनेंगे। अमेरिका और कनाडा क्या है? अमेरिका में भी यूरोपियन रहते हैं, कनाडा में भी यूरोपियन रहते हैं। वो दो कंट्री जरूर है, अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम है, मगर वो लोग कल्चरली एक समान है। बिल्कुल हम भी ऐसे। तो, आप अगर बताइए, हमारे यहाँ कह दे तो आप कह देंगे संघी है, RSS वाला है, ये तो एंटी मुस्लिम है। जिन्ना साहब को आप अपने नोट पे अपनी छाती पे चबाए पड़े हैं। बताइए, हमारे और जिन्ना साहब के कहने में ढेले भर का रेश मार्क का अंतर नहीं है। हम भी कह रहे हैं कि आपको आपकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी मुबारक, मगर हमारी
कल्चरल आइडेंटिटी कैसे तोड़ देंगे? वो भी कह रहे थे कि हम बनाएंगे कनाडा और अमेरिका, हम भी कह रहे हैं कनाडा और अमेरिका बनाएंगे, हम भी कह, वही है कल्चरल अखंडता। इसी को अखंड भारत कहते हैं। जितना अखंड भारत कोई आरएसएस वाला सावरकर जी कह रहे थे, वही अखंड भारत जिन्ना जी कह रहे थे। दोनों एक ही बात कह रहे हैं, कहने का तरीका अलग है। फिर मैं वही आऊंगा, आपने रोमन स्क्रिप्ट का यूज करते हुए उर्दू लिखा, मैंने रोमन स्क्रिप्ट को पढ़ते हुए हिंदी समझा। बात समझ रहे हैं आप? अगर इस बात की डेप्थ को आप समझें कि आप तो टाइप कर रहे थे, उधर से कोई पूछता है यार कौन सी भाषा लिख रहे हो, आप बोलेंगे उर्दू। कौन सी स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो, आप बोलेंगे रोमन। मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझसे पूछेगा कौन सी भाषा पढ़ रहे हो, मैं बोलूंगा हिंदी। वो बोलेगा कौन सा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो, मैं बोलूंगा रोमन। देखने का नजरिया है महाराज, और कुछ नहीं है। जितना अखंड भारत आरएसएस वाले करते हैं, उस वही अखंड भारत बाबा ए कौम जिना अलैहि सलाम करके गए हैं। ठीक है, जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं हम उन्हें। अच्छा सर। अच्छा, सॉरी सॉरी, जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह। जी जी। सर ये इशू एक पे आया कुछ दिन पहले, वाकया अफसोसनाक वाकया था कुरान बर्निंग का, जिससे बहुत से मुसलमानों की, हम सब मुसलमानों का दिल उजारी हुई, दिल दुखा, तकलीफ हुई। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग जज्बाती हैं? मतलब ये एक सवाल है, क्या मुसलमान जज्बाती है कि कोई भी इस तरीके से करता है जज्बात से खेलने के लिए, या फिर हमारी साइड से ये चीज होती है तो फिर रिएक्शन होता है? बिल्कुल जज्बाती तो है ना भाई। हमारे यहाँ भी कुछ दिन पहले रामचरितमानस जला दिया था लोगों ने, कुछ नहीं किया, मुस्लिम्स ने जलाया था। कोई अपने घर से निकला तक नहीं। ठीक है ना? अभी हमारे यहाँ बड़ा बवाल हो गया था कुछ उसके श्लोक पे लेकर के, एक हिंदू और एक मुस्लिम नेता निकले, उन्होंने पब्लिक में रामचरितमानस जला दिया। किसी ने कुछ नहीं कहा, लोग अपने घर में सो रहे थे आराम से। देखिए, होता यह है कि आपको समझना पड़ेगा, ये जो यूरोप है वो आपकी सेंसिटिविटी जलाने के लिए नहीं जलाता, रामायण को, कुरान को। वो आपके लिए नहीं जलाता, वो अपने लिए जलाता। फिर वही दृष्टिकोण की बात, इसको समझिएगा, आपके दर्शकों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। होता यह है कि यूरोप में एक समय ऐसा था कि गैलीलियो ने यूरोपियन चर्च से कहा, या यूरोप के लोगों से कहा कि भाई सूर्य पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाता है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। ठीक है ना? धरती जो है वो सूरज के चक्कर लगाती है, क्योंकि उसके पहले ये मानते थे कि धरती साकिन है, क्रिश्चियन जो मानते थे। तो जब ये बात वहां के चर्च को पता चली, तो उन्होंने गैलीलियो को जान से मारने के लिए पूरी जनता को उकसा दिया कि इसको लिंच कर दो। लोगों ने लिंच किया, मारा, उसकी किताबें जला दी, उसको उसको घर से निकलने नहीं दिया, बेचारे की जिंदगी अजार कर दी। 350 साल बाद 1992 को जो वेटिकन है, वेटिकन नॉट कोई चर्च, यानी कि क्रिश्चियनों का सबसे बड़ा मंबा जो है, उसने एक लेटर इशू किया। उसने कहा कि जो गैलीलियो है वो सही है और हम उनसे माफी मांगते हैं। 350 साल बाद तो हुआ क्या इसमें? इसका कुरान बर्निंग से क्या लेना है? इसका कुरान बर्निंग से ये लेना है क्योंकि वो बातें बाइबल में लिखी थी कि धरती साकिन है, और वो बात जो बोलना चाह रहा था उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं मिल रही थी, क्योंकि उसका दिमाग, उसकी समझ से वो ये बात जान चुका था कि भाई ये नहीं है, पृथ्वी की जो है वो चक्कर नहीं लगाती, सूर्य चक्कर नहीं लगाता, पृथ्वी उसके चारों ओर घूम रही है, वो बात समझ चुका था। लेकिन उसको नहीं बोलने दिया गया। क्यों नहीं बोलने दिया गया? रिलीजन। यूरोप में यही जो यहां से जर्नी शुरू की, यूरोप ने कहा कि रिलीजन को हर, मतलब जीवन के हर भाग को, हर ट्रांजैक्शन को रिलीजन कवर किया है, इससे हमें पिंड छुड़ाना है। रिलीजन से पिंड नहीं छुड़ाना है, रिलीजन हमारे हर ट्रांजैक्शन को कवर करता है, उससे पिन छुड़ाना है। तो उन्होंने इस पीरियड को शुरू करते 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 इसको कहा पुनर्जागरण, हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं रेनेसां। वो जगे, उन्होंने अपनी किताबों में क्रिटिसिज्म ढूंढा। और ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस में वो पहले बाइबल से गवर्न होता था पूरा यूरोप, कैनन लॉ से पूरा यूरोप गवर्न होता था। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी की शुरुआत हुई। उसके बाद ह्यूमन जो था, वो जो सॉवरिटी गॉड से छीन ली गई और वो ह्यूमन को सॉवरिन बनाया गया कि लोग सॉवरिन होते हैं। पॉलिटिकल पावर का सोर्स गॉड नहीं होता, पॉलिटिकल पावर का सोर्स वहां के लोग होते हैं। इसीलिए वो कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट कर देते हैं कि ये हमारा हिस्सा है, ये हमारी जमीन है, इसमें तुम नहीं आ सकते। तो ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जिसने यूरोप में साइंस और टेक्नोलॉजी की बयार बहा दी, क्योंकि यूरोप में कोई फिर ऐसी चीज नहीं रह गई जिसको वो क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। चार्ल्स डार्विन के साथ क्या हुआ? चार्ल्स डार्विन ने अपनी समझ से यह पता लगा लिया कि इंसान, उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी कि इंसान का क्रिएशन नहीं हुआ है, इंसान का इवोल्यूशन हुआ है।
इवोल्यूशन का मतलब वो कहा कि पहले हम लोग चार पैरों पे चलते थे, फिर धीरे धीरे हमारे ये पैर हाथ बन गए, ये हुआ इवोल्यूशन। और क्रिएशन क्या है कि हमें भगवान ने ऐसे बना दिया, दो हाथ दो पैर, ऐसे जैसे हम अभी दिखते हैं वैसे ही पहला इंसान भी दिखता था। ये दोनों थ्योरी एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट में है। क्रिएशन थ्योरी और इवोल्यूशन थ्योरी ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। बात ये नहीं कि कौन सी सही है, बात यह है कि क्या इवोल्यूशन थ्योरी को बोलने की क्षमता होगी। डार्विन डर गया, उसने नहीं पब्लिश की, क्योंकि उसको पता था कि चर्च उसको जीने नहीं देगी। यही फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। आपको समझना पड़ेगा, यूरोप जो है वो जो ये करता है वो इसलिए करता है क्योंकि वो जो आज आप जिस सेंसिटिविटी को कहते हैं कि कोई बात भी कर दे तो आप गुस्सा हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं, उसको मारने पर तुल जाते हैं। यूरोप ने यही सिचुएशन देखी है पिछले 2000 साल से। यूरोप इसी से निकल के आया है, और इस प्रोसेस जिससे वो निकला ना, उसको कहता है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसमें ब्लास्फेमी को आउटलॉ कर दिया कि कोई भी बात ब्लास्फेमी नहीं हो सकती। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी समाज हर चीज को भगवान से जोड़ देगी, क्योंकि जो जो आप बोल रहे हैं सामने वाला उसको क्या समझ रहा है ये आपके हाथ में नहीं होगा। वो बोल देगा कि भाई इसने तो ब्लास्फेमी की और जनता आपको मार देगी। बोलने का सिर्फ वो नहीं, ऐसे किसी कई भी चीज को क्रिटिसाइज करने का, फुल क्रिटिसाइज करने का। बिल्कुल कई केसेस हम पाकिस्तान में आए दिन देखते भी हैं, और ये इन चीजों के ऊपर हमें सोचने की जरूरत है। सर ये बताएं कि अभी फिर पाकिस्तान में, इंडिया का मुझे खबर नहीं, आप जहां जहां से भी जो लोग देख रहे हैं बताइएगा मानसून की क्या सूरत हाल है, बारिशों की क्या सूरत हाल है। लेकिन पाकिस्तान में बारिशों का सिलसिला ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। पाकिस्तान में आज भी बहुत बहुत तेज बारिश रही है और बहुत टाइम बारिश रही है। खबरों के मुताबिक फिर से फ्लड आने के चांसेस हैं, अल्लाह ना करे ऐसा हो। क्या आप समझते हैं फिर फ्लड अगर आता है? अभी हम रिसेंटली कुछ टाइम पहले फ्लड की जो तबाहकारियां उससे गुजरे, फिर उसके बाद आईएमएफ के ने हमें फंसाए रखा, फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का इशू रहा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही। अब अगर अल्लाह ना करे फ्लड आता है तो हम फेस कर पाएंगे? सेकेंडली, हम तो फिर यही कह देंगे कि भाई इंडिया ने पानी छोड़ दिया, इंडिया ने साजिश कर दी। हमारे यहाँ पे ये बताया जाएगा। देखिए, फ्लड आना पहले तो जो भी पिछले साल भी आपके यहाँ फ्लड आया, कुछ मेरे भाई बहन पाकिस्तान के, उनको बहुत कष्ट उठाना पड़ा। उनके लिए मेरी बहुत बहुत जिसे कह लीजिए सिंपैथीज है। उनके दुख को हम समझ सकते हैं। हमारे देखिए, फ्लड एक नेचुरल फिनोमिना है, इसको ह्यूमन कंट्रोल कर सकता है, अवॉइड नहीं कर सकता ना। उसके आप कॉन्सिक्वेंसेस को आप टोन डाउन कर सकते हो, बट आप उसको अवॉइड नहीं। साइंस आज इतनी आगे बढ़ गई है, वैसे ये इंडिया करा भी सकता है, क्योंकि आज की डेट में क्लाउड सीडिंग से बारिश कराई जा सकती है। लेकिन भाई वो डिटेक्ट हो जाएगा कि क्या क्लाउड सीड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप ये करें, आज की डेट में आप सैटेलाइट भेजें, सुपार्को को काम पे लगा दें, भगवान के लिए, अल्लाह के लिए। सुपार्को काम पे होगा, वो पहले ही बता देगा कि भाई ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इंडिया कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप सैटेलाइट तो भेजें। आपने सैटेलाइट भेजने की जगह टेररिस्ट भेजना शुरू कर दिया है। हम कह रहे हैं कि आप भेजे, हम आपके साथ भेजेंगे, आपके साथ खाई हुई आपने कि 200-300 इधर मार देंगे, भाई हम 1 अरब 40 करोड़, कितने मार लेंगे आप? कितने मार सकते हैं आप? नहीं मार। वो धरती से जुड़े हुए लोग हैं भाई, वो पिछले 700 साल से तुर्कों को झेला, मंगोलों को झेला, अफगानों को झेला, अंग्रेजों को झेला, डच को झेला, उसके बाद भी हम इतने बचे हुए हैं। उसके बाद भी हम अपनी सतत हजारों साल की जो प्रक्रिया है वो करते आ रहे हैं। तो आप कितनों को मारोगे और कब तक मारोगे? एक दिन तो आज यही हो रहा है ना। आज आप देखिए, एक बात जान लीजिएगा, जब दुनिया में आप जो करते हैं उसका एक्शन का रिएक्शन जरूर होता है। जब यूरोप दुनिया भर में गया, और जैसे एक समय इस्लाम अपने उरूज पे था, इस्लाम ने कॉलोनाइज किया, उसके बाद यूरोप यूरूस पे आया और यूरोप ने इस्लाम को कॉलोनाइज किया, हम लोग को कॉलोनाइज किया, सबको कॉलोनाइज किया, ठीक है ना। अब आप ये देखिए यूरोप के साथ क्या हुआ। मतलब आप कोई भी नहीं बचा इस चीज से। तुर्क निकले सेंट्रल एशिया से होते हुए, एशिया से होते हुए यूरोप में, उन्होंने सबको तबाहो बर्बाद किया। अरबों को तबाहो बर्बाद किया, यूरोपों को तबाहो बर्बाद किया, यूरोप के एक हिस्से पे कब्जा कर लिया जिसको आज आप तुर्की कहते हैं, क्योंकि वो तो सेंट्रल एशियन है ना, यहाँ कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान वाले। अब आप ये देखिए उनके साथ क्या हुआ। उसके बाद ईस्ट यूरोपियन उठिए, पूरा वो सेंट्रल एशिया खा गए। उन्होंने वहां पे इस्लाम को ही बैन कर दिया कि कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा रिलीजन। वही आज चाइना भी कर रहा है, चूंकि रशिया ने 150 साल तक वो किया। उसके बाद आप देख लीजिए, गोरों ने दुनिया को अपना काबू किया। उसके बाद उनके में से हिटलर निकला, वो बोला कि अच्छा तुम दुनिया को काबू कर रहे हो बिकॉज यू आर व्हाइट, तो आई एम व्हाइटर देन यू। उसने कहा कि यूरोप में भी काले और गोरे हैं, तुम लेस व्हाइट हो, हम ज्यादा व्हाइट हैं।
इसकी नफरत की कोई वो इंतहा नहीं होती। हर कोई जब जीतता है उसके बाद उसको कंट्रोल में आना पड़ता है। अरबों ने अगर यूरोप को जीता तो उसके बाद तुर्कों ने उनको जीता, उसके बाद वो पूरा यूरोप जो है वो उनको ये कॉलोनी रही, अल्जीरिया, इजिप्ट, ये सब फ्रेंच कॉलोनी रही, ब्रिटिश कॉलोनी पैलेस्टाइन रहा। तो देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि दुश्मनियों से निकले। आज आप किसी का बुरा करेंगे, कल आपके साथ बुरा होगा। ये लॉ ऑफ नेचर है, ये बिल्कुल लॉ ऑफ नेचर होता है। जैसे औरंगजेब ने हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी मंदिरें तुड़वा दी, उसके बाद क्या हुआ, मुगल शासन वहां से खत्म। 50 साल के अंदर इंडिया से मुगल खत्म हो गए, उसके बेटे वो वंशज सब खत्म हो गया वहां से। वहां पे अफगानों वो हिंदवी साम्राज्य के जो महाराज छत्रपति शिवाजी थे उनका कंट्रोल हो गया। ये होता है कि हर सब किसी के साथ बुरा होता है। या तो आप 50 साल का वही देख ले भाई, 50 साल का औरंगजेब भी हमारे पास है। इंडिया की कम से कम 20,000 साल पुरानी हिस्ट्री है, 50 साल क्या है उसमें, डर्ट है। तो मैं वही कह रहा हूं कि ये जो बात है ना कि इंडिया कर रहा है, ये कर रहा है, इसका क्या है भाई? आप देख लो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जमाना है यार। इससे ये पता चलता है कि आपने अपने लोगों को कहां पहुंचा दिया। अगर कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जमाने में, आज हम आपके घर में देख लेते हैं, पहले की जो टेक्टिक्स थी फेल हो गई है। वो सेटेलाइट से हमारे, आपको पता है अभी ये वो आने वाला था कोई चक्रवात, 1 महीना पहले ही हमारे यहाँ बता दिया था, हमारे वो मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, सरकार ने सबको खाली कर लिया, एक मौत नहीं हुई। निकाल के सुरक्षित जगह पे ले गए, वहां पे उनको खाना पीना दिया। चक्रवात आया, उसने पेड़ पूड़ तोड़े, घर पर तोड़े, 5-6 घंटे, 1 घंटे 3-4 घंटे तबाही करके चला गया, लोगों को वापस जाके बैठा दिया। ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दूसरा क्या हो सकता था, अरे भाई भगवान नाराज हैं, जरूर कुछ गड़बड़ हो रहा है हमसे। इंडिया ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज किया, जान बचा ली। आप समझ रहे हैं? तो ये अब आपके लोगों पे, अगर आपके यहाँ पे लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि इंडिया ने किया है, तो फिर इंडिया को खुश होना चाहिए कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। ठीक है। बिल्कुल, हमें टेक्नोलॉजी जी। अभी तो मैं ये खबर कल पढ़ रहा था कि इंडिया में जो एक यूनिवर्सिटी है वहां पे आर्टिफिशियल रेन के ऊपर भी काम किया गया है और एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ है आपका। उसके लिए भी मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा अगर यह खबर दुरुस्त है तो। नहीं, बिल्कुल, आईआईटी मेरे ख्याल से कानपुर के बच्चों ने किया। क्लाउड सीडिंग बहुत कॉन्सेप्ट पुराना है, क्लाउड सीडिंग हो चुकी है। मैंने एक बार जी। तो देखिए मैं वही कह रहा हूं कि अब आप इसको कह रहे हैं हम लोग, जैसे अब हमसे अगर आप पूछेंगे ना, तो जब वसीम अकरम साहब विकेट लेते हैं हमें लगता है हमारा ही कोई अपना लिया है। तो ये दृष्टिकोण वाली बात है। आप, मैंने फिर से कहा, आप मानेंगे तो आपको भी खुशी होगा कि कोई आपका ही भाई बनता, आप ही की माँ का, जो जो हम लोग की फैमिली ट्री तो सब एक है ना, कल्चरली लोग हम लोग एक हैं। तो इस पे आपको भी खुश होना चाहिए क्योंकि वो भी आपका ही है। जबरदस्त। आप समझ रहे हैं? साइंस एंड टेक्नोलॉजी से दुनिया चलती है, ये हमें पहले से पता था और हम उसमें एक्सेल कर रहे हैं। जिन्होंने तलवार उठाई उन्हें क्या मिल गया? तलवार, कुछ नहीं होता तलवार से। जी बोले। ठीक है। अभिषेक भाई, मुझे एक चीज बताइएगा। देखें, मुझे आपसे बात करके, वैसे तो ऑनलाइन हमारा ये दूसरा सेशन है लेकिन वैसे थोड़ी थोड़ी बहुत बात होती रहती है, आपसे बात करके बहुत पॉजिटिव वाइब आती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बात करते हैं, सच भी बोलते हैं, अथेंटिक बात करते हैं, फैक्ट के ऊपर बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान को इंसल्ट किया जा रहा है, शायद पाकिस्तान से कोई अंदर से इन्हें कुछ शायद मतलब गुस्सा है। ठीक है। लेकिन आप हर बात में जुड़ने की बात करते हैं, यूनिटी की बात करते हैं। मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान में इस टाइम अगर मैं आपसे पूछूं कोई पॉजिटिव चीज है तो वो क्या होगी? मतलब कोई ना कोई हमारे अंदर भी तो पॉजिटिविटी होगी जो शायद आपने ऑब्जर्व की हो, हमारे पॉलिटिशियंस में, हमारे लोगों में, या कुछ भी। जज्बा, डेडिकेशन, अपने अपने, क्योंकि आपने पॉजिटिव पूछा, जज्बा भाई, वो जिस चीज को मान, देखिए पाकिस्तान नंबर 1 है। उनका उनकी उनकी सिमत गलत है। उन्होंने दुनिया, भाई पाकिस्तान के बिना कोई सिक्योरिटी डायलॉग कंप्लीट नहीं होता। बड़े बड़े देश बैठते पाकिस्तान को डिस्कस कर रहे होते हैं। अगर वो यही एनर्जी किसी और चीज पे लगा दें तो सोचिए ये लोग उसमें भी नंबर 1 बनेंगे। ये बनते नंबर, ये चाहते थे हम दुनिया की बेस्ट सिक्योरिटी बने, आईएसआई बने। अमेरिका को इन्होंने वॉर ऑन टेरर में अमेरिका की इन्होंने लंका लगा दी। अमेरिका को भी सिखा दिया कि हम तुम्हारे भी बाप है, तुम दुनिया में गेम कर रहे हो, हम तुम्हारे ऊपर गेम कर सकते हैं। 5 साल तक वॉर ऑन टेरर में उनसे पैसा लिया और जिसके अगेंस्ट में लड़ रहे थे उसी की मदद कर रहे थे। ये तो यूनिक क्वालिटी है। वॉर ऑन टेरर का मेन टारगेट था ओसामा बिन लादेन, उसको घर में रख लिया, बोले हम तुम्हारे साथ लड़ रहे हैं। ये यूनिक क्वालिटी है। तो ये लोग अगर इस चीज को कंस्ट्रक्टिव यूज करेंगे, जिस चीज में ये चाह जाते हैं नंबर 1 है, इन्होंने चाहा है ना कि हमें दुनिया में भाई इस्लाम का झंडा गाड़ना है,
तो वो उसमें नंबर वन है। अभी देखिए कुछ दिन पहले ये साइप्रस में कुछ बेचारे को पकड़ा है, वो पाकिस्तानी थे जो वहां के यहूदियों को मारने जाए थे। पाकिस्तान के एक आदमी ने आज तक किसी यहूदी को देखा तक नहीं होगा, फिर भी वो उसको मारने जा रहे हैं। क्या जरूरत है तुम्हें उससे, क्या लेना है? तुम जानते भी नहीं हो यहूदी कौन है, तुम्हारा कोई पाला ही नहीं पड़ा आज तक उससे। हमारे यहाँ जब एक अजमल कसाब आया था तो बंबई में एक जगह चबाट हाउस में भी अटैक हुआ, हमें पता ही नहीं था, मुझे नहीं पता था इंडिया में कोई चबाट हाउस है। बंबई में कितनी बार गया था, बाद में पता चला वो जूइश सेंटर था, वहां पहुंच गई है। सिर्फ रेनेसा कर लीजिए, यूरोप जिस रास्ते पे गया वो कर लीजिए। मैं आपको कहता हूँ आपके यहाँ दूध दही की नदियां बहेंगी, आपके अंदर वो, आपके पास वसाइल है, आपके पास जिसे कह लीजिए लोग हैं। आप छोड़ें ये नेचर को, ये छोड़ें ये हमारे पास कॉपर के खजाने हैं, ये दरिया है वो दरिया है, इतने बेहतरीन लोग हैं पंजाब के, पख्तून के, सिंध के, बलोचिस्तान के। इनको खाली आप बताएं कि भाई रिलीजन आपका अपना मैटर है, रिलीजन को नहीं छोड़ना, अल्लाह मियां से प्यार नहीं छोड़ना, लेकिन अब आप चले कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस की ओर। दुनिया में मुनाफिकत मत करें, क्योंकि अल्लाह ने कहा है जो मुनाफिक होता है वो सबसे बड़ा गुनाहगार है। अगर आप चाहते हैं डेमोक्रेसी तो फिर आप ट्रू डेमोक्रेसी जाइए जो कि यूरोप के रास्ता है, यूरोप का रास्ता है। अगर आप चाहते हैं इस्लाम तो फिर ट्रू इस्लाम पे जाइए जो अफगानिस्तान का रास्ता है। आप दोनों का मिक्सचर मत बनाइए, आपकी मुनाफिकत आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मुझे पूरा यकीन है जिस दिन आपने कोई भी एक रास्ता चुना तो जो भी आप करना चाहेंगे, गजवा हिंद करना चाहेंगे तो गजवा हिंद में भी आपको विजय मिलेगी, मतलब हमारे से लड़ना होगा आपको तो, मगर आप लड़ तो लेंगे ना एटलीस्ट, वो उसका आउटकम जो भी हो। और अगर आपने ये डिसाइड किया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारा मुस्तकबिल है तो उसमें भी आप नंबर वन होंगे। पाकिस्तानी कौम किसी भी कौम से कम नहीं है, जज्बा में नंबर वन है, उनको ऐसा बना दिया गया। डेफिनेटली देखें, हमें यही कहना। विजन की जरूरत है। बहुत से लोग ऐसे हैं, और ये पब्लिक का कसूर नहीं है, करेक्ट। ये यूथ का कसूर नहीं है, ये स्टूडेंट्स का कसूर नहीं है पाकिस्तान के, क्योंकि जो 70-75 साल से हमें सिलेबस दिया गया, जो हमें आइडियोलॉजी दी गई, जो हमें मीडिया के थ्रू बताया गया, ब्रेन में हमारे बैठाया गया, हम उसी को लेकर चलते हैं। थोड़ा सा हमें ब्रॉड माइंडेड होकर सोचने की जरूरत है। और सेकेंडली, ये सब बातें कर रहे हैं एक इंडियन, एक वो इंडियन बात कर रहा है जिसे पाकिस्तान में कहा जाता है कि ये पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं। वो कह रहा है पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। ये वो इंडियन बात कर रहा है जो कहता है, जिसे पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि इंडिया वाले पाकिस्तान की तबाही का सबब है या तबाही की रीजन है। वो ये कहता नजर आ रहा है कि पाकिस्तान अगर एक विजन के साथ चलेगा, अपनी बेटर पॉलिसी बनाएगा, तो पाकिस्तान बहुत से कंट्री से आगे जा सकता है डेवलपमेंट में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, और मिल के काम करने की जरूरत है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पे हमें डिस्कस करना चाहिए, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनमें डिस्कस करके पाकिस्तान का फायदा है, इंडिया का फायदा नहीं है। इंडिया इस टाइम दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। इंडिया को इस टाइम अमेरिका अमेरिका जो है वो इंडिया को समझता है कि इस टाइम पार्टनर बनाने का जरूरत है। अमेरिका को इंडिया की जरूरत है, रशिया को इंडिया की जरूरत है, दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज को इंडिया की जरूरत है। ऐसे में अगर हम ये कहें कि भाई इंडिया हमें तबाह करने के पीछे लगा हुआ है, तो शायद ये हमारी खाम ख्याली है या हम खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अपने विजन को क्लियर करें, हमें चाहिए कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करें। एक साइड पे हम ये कहते हैं कि किसी भी नॉन मुस्लिम से हमारा कोई रिलेशन नहीं हो सकता, दूसरी साइड पे हम ये कहते हैं कि चाइना हमारा आयरन फ्रेंड है, चाइना से और पाकिस्तान की दोस्ती को हिमालय से ऊंची दोस्ती है। ये चीजें हमें सोचने की जरूरत है। अगर चाइना, जिससे हमारा ना तो कल्चर मिलता है, ना जुबान मिलती है, ना ही हमारी शक्ल मिलती है, हम उसको अपना बेस्ट फ्रेंड कह सकते हैं, तो इंडिया, जहां से हम आए, जहां से हम पैदा हुए, जहां से हमारा एक सदियों पुराना ताल्लुक है, रिलेशन है, हम उनके साथ दुश्मनी पाल के बैठ रहे हैं। और शायद यही दुश्मनी की वजह से हम नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं। हमें चाहिए बेहतरी की तरफ जाएं, डेवलपमेंट की तरफ जाएं, इसी में हमारी बेहतरी है। अभिषेक भाई, लास्ट में कोई भी कुछ भी आप कहना चाहें, मैसेज देना चाहें एज ए टीचर, देखने वालों को, यूथ को, खासतौर पर जो पाकिस्तान से देख रहे हैं या इंडिया से देख रहे हैं। नहीं देखिए, मैं एक बात तो कहूंगा, पहली बात कि जो लोग कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है, अरे भाई, आप पाकिस्तानी प्रोफेसर है भारत की यूनिवर्सिटी में, एक से एक बड़े बड़े पोस्ट पे पाकिस्तानी, अमेरिका की 5वीं सबसे रिचेस्ट कौम पाकिस्तानी है। इतने गए गुजरे नहीं है वो पाकिस्तानी जितना आप समझ रहे हैं। वो जो सही रास्ता पकड़ लेता है वो उसमें एक्सेल कर रहा है। मेरा रूममेट जर्मनी में पाकिस्तानी था, मेरे भाई की तरह था। वो जर्मनी की जो सबसे बड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनी सीमेंस, उसमें वो बहुत बड़े इंजीनियरिंग पोजीशन पे था, बड़ा अच्छा लड़का, टैलेंटेड लड़का है यार। टैलेंट के लिए पाकिस्तानी, इंडियन, पारसी, इरासी, युगांडन थोड़ा होता है, इंसान तो इंसान होता है ना। वो इंसान अपनी क्षमता को कहाँ लगा रहा है, वो क्या बनना चाह रहा है, ये तो आपको डिटरमाइन करना है।
आप समझ रहे हैं? तो मैं पाकिस्तान के लोगों से कहूंगा कि मैंने सारे पाकिस्तानियों से नहीं बातचीत की है, तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं 5-6 पाकिस्तानियों से बातचीत की है और मुझे पता है कि उनके अंदर भी एक है भावना, उसको जगाने की जरूरत है। शोएब जैसे लोग जो हैं, आप लोग जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी लोग नहीं देखे। आज के 10 साल बाद जब कोई यूट्यूब की लाइब्रेरी को खंगारेगा और ये किताबें निकलेंगी, क्योंकि ये चलती फिरती ऑडियो विजुअल, भाई एक समय इंसान को पढ़ना नहीं आता था तो वो लिखना सीखा, ठीक है ना, तो वो लाइब्रेरी बनाया अपनी किताबों को। आज इंसान के पास इतना समय नहीं है कि वो पढ़े, तो वो आज ये जो यूट्यूब का वो है, ये भी लाइब्रेरी से कम नहीं है, ये डिजिटल लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी सिर्फ लिखित में नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज जो ज्ञान को संग्रह करे, जो ज्ञान को कलेक्ट करे, वो लाइब्रेरी होती है। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी, अभिषेक भाई की बातें कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट किस गेस्ट को हम रिक्वेस्ट करें कि वो हमारे इस प्रोग्राम में आए, वो भी आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।